लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने का लाभ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही न मिला हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ना सियासी तौर पर महंगा पड़ा है। कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल सकी। कांग्रेस के आक्रामक चुनाव लड़ने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल और आप को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सिर्फ अपनी सीट पर शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि पार्टी को एक दशक बाद दिल्ली की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ दोस्ती तो बनाकर रखेगी, लेकिन अब उनके सामने वो सरेंडर नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक इंडिया गठबंधन के घटक दलों को सियासी संदेश दे दिया है कि राज्य में अगर सत्ता में आना है तो उसे सम्मानजनक तरीके की हिस्सेदारी देनी होगी, नहीं तो वो अकेले दम पर चुनावी ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ी थी। उस समय गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की और पार्टी की नजर प्रधानमंत्री के पद पर थी। कांग्रेस ने उस वक्त आम आदमी पार्टी के दबाव में आकर गठबंधन कर लिया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा दाव आम आदमी पार्टी का लगा था। इसके बाद भी केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई। कांग्रेस का दिल्ली में आक्रामक चुनाव लड़ने का नुकसान आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। आपको दिल्ली में 14 सीटों पर जितने वोटों से हार मिली है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे आपके नेता शामिल हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 1.99% वोट का अंतर रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 6.5% रहा। पिछले चुनाव से कांग्रेस का वोट 2% ज्यादा बढ़ा है। इस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि उसे इग्नोर करके अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल चलेंगे तो फिर वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। यह संदेश यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक के लिए है। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से भले ही सत्ता से बाहर हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसके वापसी की उम्मीद जगी है। यूपी में कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, तो बिहार में 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर नहीं लगाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसने पूरे दमखम के साथ उतरने की रणनीति बनाई है। दिल्ली की तरह ही कांग्रेस आक्रामक प्रचार कर बंगाल में सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेगी, फिर चाहे बीजेपी ही क्यों न सत्ता में आ जाए। ऐसे ही बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह आरजेडी के सामने सरेंडर नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा के साथ कांग्रेस अपना गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन सपा के सामने झुककर नहीं बल्कि सम्मानजनक तरीके से दोस्ती रखना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर उतरती तो फिर बीजेपी को सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाता। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 43.58% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 45.95% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.38% वोट मिले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिले वोट शेयर को अगर जोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा 49.96% हो रहा है, जो कि बीजेपी से करीब 4% ज्यादा है। इसके चलते सीटों पर भी असर पड़ता। इस तरह कांग्रेस से गठबंधन न करना आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन का इफेक्ट उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में चुनाव होगा, जहां पर कांग्रेस भले ही कमजोर हो और क्षेत्रीय पार्टियों की सहारे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को हल्के में नहीं यूपी में सपा लेगी और न बिहार में आरजेडी लेगी। कांग्रेस अच्छे से सीटों की बार्गेनिंग करके चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के सहयोगी की जरूरत है, न कि उसे, जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जरूरत थी। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी भले ही खुलकर न बोल रही हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। उसके अलावा वामपंथी पार्टियां और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) भी अब महागठबंधन का हिस्सा है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी का झुकाव भी महागठबंधन के प्रति बढ़ा है।
दो नए साथियों को एडजस्ट करने और वाम दलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली माले को ज्यादा सीटें देने के लिए आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों में कटौती की प्लानिंग की है। यह बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों की मांग कर रही है और 2 डिप्टी सीएम की शर्त भी रखी है। कांग्रेस की शर्तों पर आरजेडी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद अब कांग्रेस खुलकर सीट शेयरिंग की डिमांड रखेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में भले ही 17 सीटों पर लड़ने के लिए रजामंद हो गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने उन सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है ताकि शेयरिंग के वक्त जब बातचीत हो तो सारे आंकड़ों के साथ मोल भाव कर सके। कांग्रेस ने सूबे की 403 सीटों को 3 हिस्सों में बांटकर चुनावी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें पहले 107 सीट पर खास फोकस करने का प्लान बना रखा है। कांग्रेस सूबे के हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में कांग्रेस आधे से ज्यादा जिलों में बैठक भी कर चुकी है। कांग्रेस का पूरा फोकस दलित, ओबीसी और मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही उसके सहयोगी दल खड़े हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी थी। इसी तरह यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी ने भी कांग्रेस के सियासी आधार पर अपनी जड़ें मजबूत की है, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वोट बैंक पर ही टीएमसी खड़ी है। कांग्रेस की रणनीति है कि अगर दोबारा से अपनी सियासी जमीन को पाना है तो सरेंडर के बजाय आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिल्ली में उसी रणनीति पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का लाभ मिला है, तो उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसे में देखना है कि किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति पर आगे बढ़ती है।